नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चार बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपको बताएंगे आज दिन भर की वो चार बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों में बनी हुई हैं। सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां सदन से हंगामा शुरू हुआ और पूरे प्रदेश में सियासी वजह बन गया। वजह रही सीएम योगी की तरफ से दिया गया नमूने वाला बयान, जिस पर अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे डिटेल से। उत्तर प्रदेश में जारी ऑपरेशन लंगड़ा से कैसे जुड़ी हुई है, जहां लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में सीतापुर और मथुरा में पुलिस ने अभियान चलाया है। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने इसी ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर होगी। तीसरी खबर है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की बैठक जारी है। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, जिसमें प्रदूषण को कम करने के लिए मंथन हो रहा है। तो कैसे प्रदूषण कम किया जाएगा, किस तरह से बैठक जारी है, बैठक में क्या बड़े मुद्दे हैं, इस महामंथन से क्या निकलेगा, इस पर हमारी नजर है। आखिरी खबर है जन्नत यानी कश्मीर से, जहां की वादियों में एक बार फिर बर्फबारी ने दस्तक दी है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते सड़कें और पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। इस ताजा बर्फबारी से न सिर्फ मौसम बदला है, बल्कि सैलानियों और स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये खबर भी आपको डिटेल से दिखाएंगे। पहली खबर यूपी विधानसभा से है, जहां इन दिनों हंगामा और बवाल देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली और लखनऊ के नमूनों को लेकर कटाक्ष किया। उनका इशारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर था। सपा अध्यक्ष ने भी मुख्यमंत्री के इस कटाक्ष का जवाब दिया। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के दिल्ली और लखनऊ में बैठे दो नमूने वाले ताने का जवाब देते हुए इसे आत्मस्वीकृति बताया। सपा मुखिया ने इशारा किया कि बीजेपी के अंदर फूट सामने आ गई है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट में कहा कि योगी की टिप्पणी विपक्ष पर हमले से कम और सत्ताधारी पार्टी के अंदरूनी कलह को स्वीकार करने जैसी ज्यादा लग रही थी। वो एक दुखती रग पर चोट कर रहे थे। वहीं आज कोडिन कफ सिरप मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन भी किया। तो बड़ी खबर आपके सामने, योगी आदित्यनाथ के बयान के ऊपर समाजवादी पार्टी का पलटवार। कल योगी आदित्यनाथ ने तंज किया था, निशाने पर लिया था समाजवादी पार्टी को। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी जो कोडिन कफ सिरप मामले पर बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है, इस मामले में आरोपियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और कल को अगर बुलडोजर चलाया गया तो फिर रोने गाने के लिए, कोई चिल्लाने के लिए ना आ जाए कि भाई बुलडोजर एक्शन क्यों लिया जा रहा है। और इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में दो नमूनों की बात कही। उन्होंने कहा था कि देश में दो नमूने, एक लखनऊ में बैठा है और एक दिल्ली में बैठा है। इसके बाद इस मामले को लेकर सियासत ने रफ्तार पकड़ी। मामले ने काफी तूल ले लिया। तूल पकड़ने के बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से पलटवार सामने आया है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान काफी ट्रेंड कर रहा है, काफी वायरल है। क्या कुछ कहा था सीएम योगी आदित्यनाथ ने, एक बार नजर डालते हैं। इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अनुज सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। अनुज, ये दो नमूने वाला बयान किस तरह से सियासत में हंगामा खड़ा कर रहा है? क्योंकि कल सीएम ने बयान दिया, आज समाजवादी पार्टी का पलटवार आया है।
बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा और बेहद ही सियासी तापमान पहले से ही गर्म है और किस तरह से कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपनी बातें रखी तो डायरेक्ट दो लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि दो नमूने हैं, एक उत्तर प्रदेश में एक दिल्ली में। जब भी कोई विशेष चर्चा होती है तो ये विदेश चले जाते हैं, चर्चा को छोड़ के भाग जाते हैं, इनका चर्चा से कोई संबंध नहीं है। और दूसरी ओर कोविड को लेकर जो तमाम तरह के आरोप लग रहे थे उसमें वार पलटवार करते हुए कहा कि जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो कि अपने बाइट भी अभी आपने चलाई और दिखाया, दर्शकों को बताया कैसे निशाना साधा सपा सरकार के ऊपर कि जब सबसे बड़ा होलसेलर था वो उसका जो लाइसेंस जारी हुआ था वो 2016 में सपा सरकार में हुआ था। और साथ साथ कई सारे जो आरोपी हैं यानी जो मोस्ट वांटेड जो शुभम जायसवाल जो कि फरार है, हालांकि उसके ऊपर भी अभी अपडेट आई है कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया, सर्कुलर जारी है, 50,000 का इनामी घोषित कर दिया गया। तो उसके संबंध मनोज यादव से थे, मिलन यादव से थे, उसके जो ट्रांजेक्शन है यानी शैली ट्रेडर्स के जो जीएसटी है उस पर उसके नंबर मिले थे। तो यानी कल बेहद बेबाक तीखे अंदाज में कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल निशाना साधा, कहा कि जो भी संबंध होते हैं वो सपा से जुड़ते हैं और कल को अगर बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो बाद में चिल्लाइएगा मत, क्योंकि तमाम तरह की जो एजेंसी है वो जांच कर रही है और जांच में इन्हीं के लोगों का नाम सामने आएगा। जो बर्खास्त सिपाही है जिसकी जिक्र किया जा रहा है आलोक सिंह, तो कहा कि हमारी सरकार में ही उसको बर्खास्त किया गया है, अब आगे और जांच होगी, पर ये जो सिपाही है ये सपाई है। तो यानी कल का जो मुद्दा था बेहद गर्म था। पर अपडेट आज की बात करें, तीसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, तो वो भी आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती 123वीं को लेकर आज किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाएगा, जहां विपक्ष ने फिर किसानों को मुद्दे को हवा दी। पर सब बीजेपी के लोगों के सहयोगी दलों ने कहा कि किस मुंह से समाजवादी पार्टी आज के दिन किसानों की बात कर रही है। गन्ना मूल्य हम दे रहे हैं, एमएसपी हम दे रहे हैं और किसानों के लिए वेलफेयर स्कीम भी लाई जा रही है। जी अनुज, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी कह रही कि मतभेद है दिल्ली और लखनऊ के बीच और योगी आदित्यनाथ का बयान उसी तरफ इशारा करता है। ये मतभेद वाली खबर क्या चल रही है? बिल्कुल, कल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पे ट्वीट किया था कि आत्म स्वीकृति के लिए ही सही, पर ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। हमेशा सियासत में इस तरह के वो अपनी बात को गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि ये दो डबल इंजन जो सरकार चल रही है, जो कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ये आपस में टकराव की स्थिति है, ये आपस में डबल इंजन भिड़ रहे हैं। तो ये शुरुआत से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये सवाल उठाते रहे हैं और उसको तंज भी कसते रहते हैं कि दोनों में आपस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इसी का जो कल दो नमूने वाली जो बात थी उसका बनाम करके इन्होंने कहा कि डबल इंजन में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये अपने आप में एक राजनीति है, पर उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए, पर इधर साफ तौर पर जो कोडीन मुद्दा था वो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखे बयान दिए और बताया कैसे कैसे सिलसिलेवार तरीके से उत्तर प्रदेश में कोडीन से मौत नहीं हुई। ये भी एक बड़ी खबर रही है और जो भी मौतें हुई हैं पड़ोसी राज्यों में हुई है। हाँ, इसकी ट्रेडिंग हुई है, इसकी स्टॉकेज हुई है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं है और जांच आई, एसटीएफ ने कार्रवाई की। तो ये तमाम बातें की गई। पर आज भी जो सदन चल रहा है, तीसरा दिन है विवेक जी, और एसआईआर को लेकर खास तौर पर गहमा गहमी रही। लोगों का आरोप था विपक्ष का साफ तौर पे कि एसआईआर के जरिए एनआरसी कराने का ये षड्यंत्र रच रही है बीजेपी। एनआरसी के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को छाटा जाएगा और ये केवल एक बहाना, क्योंकि एनआरसी ही लागू करना, इसलिए ये एसआईआर कर रहे हैं। तो एसआईआर को लेकर जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में जो बहस का मुद्दा उठा था, आज भी तीसरे दिन एसआईआर बड़ा मुद्दा रहा। अनुपूरक बजट में भी कई सारे सेशन हुए, पर सबसे खास बात विवेक जी, मदरसा विधेयक जो बिल 2016 में सपा सरकार ने पास किया था उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये पेंडिंग थी राष्ट्रपति के पास। उसमें वेतन भुगतान अनियमितताएं उसमें आई थी, जिसको लेकर आज हमारे खुद इंडिया डेली से खास बातचीत की ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उसमें कई सारी गड़बड़ियां थी, जिसको लेकर रद्द कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। जी ठीक है अनुज, बने रहिएगा, वापस लौटेंगे अगली खबर पर आपके पास। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जहां लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में सीतापुर और मथुरा में पुलिस ने अभियान चलाया। सीतापुर में पुलिस मुठभेड़ के दरमियान बदमाशों को घेरा गया, जहां 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से अवैध कट्टा, कारतूस, बाइक बरामद की गई।
ये आरोपी लूट, हत्या समेत कई मामलों में वांछित था। दूसरी खबर मथुरा से है। मथुरा, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। एसओजी और पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से बाइक, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत किसी भी अपराधी या माफिया को उत्तर प्रदेश में रहने की जगह नहीं मिलेगी। या तो वो अपराध छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दे। ये बयान पहली बार जब सीएम ओथ ले रहे थे तब बहुत वायरल हुआ था और बयान की चर्चा आज भी की जाती है। और मुझे लगता है कि पिछले 7-8 सालों में, 9 सालों में यूपी सरकार ने इस लाइन पर काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा विषय था यूपी के लिए, लेकिन ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जिस तरह से एक्शन लिया गया अपराधियों पर, माफियाओं पर, गुंडा तत्वों पर, वो काफी ज्यादा चर्चा में रहा। सीतापुर और मथुरा से क्या खबर है अनुज? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आपने डिटेल बताई कि जब ये बीजेपी ने सरकार को रिपीट किया तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा था और यही कारण है कि पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है। पुलिस अपने फ्री हैंड का भरपूर इस्तेमाल करे, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम हो रहा है। और अपराधियों हो या शातिर अपराधियों हो, पुलिस पूरा कहर बनकर उन पर कहर बरपा रही है और जीरो टॉलरेंस की नीति। अभी बात की जाए तो मथुरा से खबर आई है कि इनकाउंटर जहाँ पे 50,000 का इनामी बदमाश था जो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है, उसके पास से अवैध कट्टा, कारतूस और बाइक भी बरामद हुए हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सीतापुर से भी पुलिस ने अभियान चलाया, वहां भी गिरफ्तारियां हुई। कुल मिला के देखा जाए तो आज का दिन ऑपरेशन जो लंगड़ा था उसका अभियान चलाया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि कोई भी शातिर अपराधी होगा, चाहे छोटा छोटा क्राइम होगा, उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। और आज जिले भर में ये अभियान पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है। तो अब एक रिकॉर्ड की अगर बात कर लिया तो अभी हालिया पुलिस ने एक रिकॉर्ड भी दिया है, जिसको बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2017 से लेकर अब तक 15,000 से अधिक इनकाउंटर किए। ये अपने आप एक बड़ा रिकॉर्ड है लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि पुलिस किस तरह से कानून को की व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। कुल 15,700 से ज्यादा इनकाउंटर दर्ज हुए हैं। इन इनकाउंटर में लगभग 256 कुख्यात अपराधी ढेर हुए हैं। गिरफ्तारी कम से कम 31,900 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सैकड़ों की संख्या में हाफ इनकाउंटर हुए हैं। पुलिसकर्मी भी घायल हुए, शहीद हुए। सबसे ज्यादा मेरठ, आगरा, बनारस, लखनऊ, प्रयागराज की जोन में सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए। तो ये अपने आप में एक दर्शाता है कि पुलिस की कार्यशैली कैसी है और कैसे अपराधियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन लंगड़ा उनका जारी है। तो ये अपने आप एक बड़ा रिकॉर्ड है और ये इसी रिकॉर्ड के दम पे ये दिखाना चाहता है कि कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा अगर किसी भी अपराध में शामिल होगा। जी, लेकिन विपक्ष ऑपरेशन लंगड़ा पर लगातार सवाल उठाता रहा है। आज भी विपक्ष ऑपरेशन लंगड़ा पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है चुनिंदा कार्रवाई की जाती है इसमें। बिल्कुल देखिए, जितने भी हिस्ट्री सीटर हैं अगर आप देखें तो अभी सीतापुर है, मथुरा है, 50,000 से ज़्यादा इनामियां बदमाश घोषी हैं और इसके पीछे ये हिस्ट्री सीटर रहे हैं लंबे समय तक। गैंगस्टर एक्ट में इनके पर मुकदमा रहा, पर ये वांछित रहे, यानी ये पकड़ से दूर रहे और ये अभियुक्त लगातार पुलिस इसके खिलाफ अभियान चला रही है। ऑपरेशन लंगड़ा हो या ऑपरेशन को लेकर कई सारे मूवमेंट्स कर रही है। तो अब जो भी बदमाश होते हैं उनको जब पुलिस और बदमाश के बीच जब आमना सामना होता है तो उसमें मुठभेड़ में घायल या फिर हाफ इनकाउंटर होता, पर अपना सरकार का अपना एक है जो कि बयान जारी कर रहा है। पर इससे पहले अगर आप देखेंगे तो संडे के दिन भी कई सारे जिलों में इनकाउंटर हुए, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे सीतापुर हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो। ऐसे कई सारे जिले थे कि लगातार जो भी बड़े इनामी ये अभियुक्त थे वो वांछित थे, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पर विपक्ष की काम ही है राजनीति करना कि इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। पर सरकार की ओर से कई सारे बयान जारी किए गए हैं कि इस सब के सब इनामिया बदमाशे हैं, बड़े हिस्ट्री सीटर हैं और ये जिला बदर भी हैं और ये गैंगस्टर के तहत ये सब वांछित। इसलिए बीजेपी सवाल पूछती है ना बार बार कि क्या समाजवादी पार्टी अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है जब वो इनकी वकालत करने लग जाते हैं। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का प्रदूषण अब जानलेवा बन चुका है, एक महामारी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। छोटे बच्चों की तो खैर नहीं है, सांस संबंधित जिन लोगों की बीमारी है वो सबसे ज्यादा परेशान है। और दिल्ली की हवा में सांस लेना मतलब दिन भर में दिल्ली में 10 पैकेट सिगरेट पी जाना, ये औसत निकल कर आया है। और ये मामला अब इतना गहरा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसमें इंटरवीन करना पड़ा है। सीएम रेखा गुप्ता के साथ वो बैठक कर रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर की जा रही बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक जारी है। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रही हैं। दिल्ली में मंगलवार की सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई। सुबह के समय लोगों को कपकपाने वाली ठंड महसूस हुई।
सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है, बावजूद इसके प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के समीर ऐप के मुताबिक आज सुबह 9 बजे दिल्ली का औसत AQI 416 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खतरनाक श्रेणी में आता है, बहुत गंभीर श्रेणी में आता है। इस दौरान दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI 400 पार ही दर्ज किया गया, जो चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे साथ पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़े, इसलिए उनके पास चलते हैं। पंकज, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर, क्या कोई हल निकल पाएगा इस बैठक में? जिस तरह से लगातार अगर दिल्ली में देखा जाए तो प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ, उसको लेकर के लगातार सरकार एक्शन में है, प्लानिंग भी की जा रही है, बैठक भी हो रही है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो कैबिनेट मीटिंग हुई 12 बजे आसपास, उसके बाद खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है गृह मंत्री से मुलाकात कर रही हैं। क्या क्या बातें रहेगी, किस तरह की बातें रहेगी, ये तो आना बाकी, लेकिन जो जानकारी है जिस तरह का अगर देखा जाए तो दिल्ली में लेकर के प्रदूषण को लेकर के सरकार की तरफ से जो काम किया गया है, सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, लगभग 2 लाख से अधिक वाहनों का चालान किया गया, 10,000 ऐसे वाहन मिले जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं था, जो कि उनका पोल्यूशन नहीं बन पाया। तो ऐसी भी गाड़ियां हैं, इसको लेकर के आगे किस तरह की कड़ियां आएंगी, किस तरह से रोड मैप बनाएंगे, किस तरह से काम करेंगे, ये चीज अहम होगी। कहीं ना कहीं इसको लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री गृह मंत्री से बात करेंगी। हो सकता है कुछ और रोड मैप बनाया जाए कि इससे कड़ा किस तरह का यहाँ पर सिस्टम बनाया जाए कि ताकि जो है प्रदूषण को कम किया जा सके। इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं बैठक है। बैठक के बाद निष्कर्ष निकलने के बाद ये कंफर्म होगा कि क्या क्या चीजें थी, किस तरह की मांग थी। लेकिन जो जानकारी है बढ़ते प्रदूषण को लेकर के क्या रोड मैप है, किस तरह से दिल्ली सरकार ने काम किया, इन तमाम चीजों पर गृह मंत्री से डिस्कस हो सकता है, बातचीत हो सकता है। आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी ये भी देखना होगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से अगर पोल्यूशन का चालान 10,000 का कटता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा बन सकता है, इस पर भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 का चालान जब यहाँ पर लोक अदालत लगती है तो उसको कम पैसों में निपटा लिया जाता है। इसको लेकर के कि पोल्यूशन अगर कम करना है तो लंबे टाइम पर किस तरह से सरकार का रोड मैप रहेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, बिल्कुल कि लोग जो है इससे डरे। पोल्यूशन बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, सरकार पर कोर्ट का दबाव बढ़ रहा है, कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया हुआ है, सरकार पर लोगों का दबाव बढ़ रहा है, लोग लगातार इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक बहुत कॉमन बात मैं आपको बताऊं, मैंने भी अपनी गाड़ी का पोल्यूशन रिन्यू करवा लिया जल्दी से। हालांकि मेरा दिल्ली जाना आना कम ही होता है, दफ्तर भी नोएडा में, लेकिन मैंने इसलिए रिन्यू करवाया क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर किसी गाड़ी को ओन कर रहा हूं तो उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट दुरुस्त होना चाहिए। चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो नोएडा की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, गुड़गांव की बात हो, गाजियाबाद की बात हो, कहीं की भी बात हो। तो ये भागीदारी बहुत ज़रूरी है और इसलिए अगर जब तक सबकी भागीदारी नहीं आएगी तब तक पोल्यूशन से लड़ा ही नहीं जा सकता। सरकार कोशिश कर रही है, क्या टारगेट लिया जा सकता है कि कृत्रिम बारिश कराई जाए। एक बार कोशिश कर चुके हैं, कामयाबी नहीं मिली है। बारिश होगी तो बहुत हद तक डस्ट सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सोल्यूशन की ओर जाने की बात चल रही होगी, मुझे लगता है। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से लगातार कई ऐसे बातें हैं जो कि पोल्यूशन कम करने को लेकर कहीं न कहीं गृह मंत्री से वो बैठक कर रही हैं, जो बैठक में बातें भी हो सकती है कि अगली जो कार्रवाई या अगला जो रोड मैप बनाया जाएगा, अगली जो प्लानिंग होगी किस तरह की होगी कि पोल्यूशन स्तर को कम किया जाए। क्योंकि पोल्यूशन स्तर अगर लगातार देखा जाए तो ग्रेड 4 के बाद भी जो 400 से ऊपर इस तरह से AQI बना हुआ, ये बेहद गंभीर है। क्योंकि जिस तरह से ग्रेड 4 की बात किया जाता था, ग्रेड 4 को लेकर के अक्सर देखा जाता था ग्रेड 4 के बाद चीज़ें कम होती थी, क्योंकि बाहर की जो वाहन है उनको BS6 के वाहन ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी 450 आनंद विहार है, आप इंडिया गेट ले लीजिए, वजीरपुर ले लीजिए, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI स्तर लगातार अगर 400 से ऊपर बना हुआ है। तो इसको किस तरह से कम किया जाएगा, इस पर भी सरकार, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। आप तो पंकज दिल्ली घूमते रहते हैं, दिल्ली NCR घूमते रहते हैं पंकज, आप तो जगह जगह जाते रहते हैं। लोग कूड़े में आग लगा देते हैं, लोग कहीं भी कुछ भी जला देते हैं, लोग कूड़े के जो ढेर होते हैं उसमें आग लगा देते हैं। तो ये सब भी कॉमन कॉज है। इसको भी अगर आपको एड्रेस करना होगा, अगर आप दिल्ली NCR को पोल्यूशन फ्री करना चाहते हैं, क्योंकि आग लगाना और धुआं उठाना यहाँ तो बहुत कॉमन हो गया है। शाम में सारा कूड़ा बटोर के उसमें आग लगा दो, सिंपल है, कहीं उसको डंप नहीं करना पड़ता है और ये एक बड़ी वजह बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा फैक्टर है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पंकज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं इस बैठक से क्या निकलता है, क्या कोई रोड मैप तैयार हो पाता है। अगली खबर का रुख करते हैं जन्नत यानी कश्मीर से, जहां वादियों में एक बार फिर से बर्फबारी ने दस्तक दी है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते सड़कें और पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। इस ताज़ा बर्फबारी से न सिर्फ मौसम बदला है बल्कि सैलानियों के चेहरे भी खिल गए हैं।
पर्यटन स्थलों जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। पूरे कश्मीर घाटी का नज़ारा इस वक्त बदला बदला सा नजर आ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश ने मौसम के मिजाज को बदल दिया है। वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड लगातार बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि ये 40 दिनों की कड़ाके की ठंड के पहले दिन की शुरुआत है, जिसे कश्मीर में स्थानीय भाषा में चिल्लई कलां कहा जाता है। नासिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएम के पास चलते हैं। नासिर, श्रीनगर में बर्फबारी हुई कि नहीं, या फिर अभी ऊपरी इलाके में ही बर्फबारी हो रही है? जी विवेक, देखिए बिल्कुल श्रीनगर में अभी बर्फबारी तो नहीं हुई, लेकिन कल देर रात जो है हल्की बर्फबारी जो है हमें श्रीनगर में देखने को मिली, लेकिन वो वक्त के साथ ही जो है पिघल गई। उसके साथ अगर देखा जाएगा बालाई इलाकों में जो है काफी बर्फबारी हुई, जहाँ पे 2 फीट 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। आज सुबह सवेरे ही टांगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक सुबह सवेरे ही बर्फबारी जो है वो फिर से रिकॉर्ड की गई है। वहीं पर्यटन स्थल गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में भी बालाई इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली, और सबसे ज्यादा बर्फबारी जो है वो साधना टॉप, गुरेज, राजधान टॉप पे देखने को मिली। साधना टॉप में आज सुबह जब बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, वहां 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही है अभी भी वहां पे बर्फबारी बिल्कुल अभी जारी है। उसके साथ साथ गुरेज से बांडीपोरा से लेकर गुरेज तक जो रास्ता जाता है उसको यातायात के लिए रोका गया है, क्योंकि भारी बर्फबारी वहां पे हुई। उसके साथ स्नो क्लियर मशीन को जो है वर्क पे लगाया गया, स्नो क्लियर किया जा रहा है। गुलमर्ग में भी स्नो क्लियर किया जा रहा है, ताकि जो पर्यटक आ रहे हैं उनको आने जाने में कोई आवाजाही के लिए उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ अगर देखा जाएगा टांगमर्ग तक जो लोकल गाड़ियां है वो आराम से जाती है, लेकिन टांगमर्ग से जितना डिस्टेंस गुलमर्ग की ओर है, कम से कम 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है, वहां पे वाहनों में जो टायर्स है गाड़ियों में उनमें चेंज लगानी पड़ती है, चेंज का इस्तेमाल करना पड़ता है। चेंज के इस्तेमाल के बाद उनको आगे जाने की अनुमति दी जा रही है, क्योंकि रात का तापमान अगर देखा जाएगा, रात का तापमान -4 -5 के नीचे जो है गुलमर्ग में चला गया है। उसी की वजह से जो सड़कें हैं टांगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक उसमें कोहरा जम जाता है, इसीलिए सुबह सवेरे से ही चेंज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ श्रीनगर की अगर बात करें, श्रीनगर में भी आज रात दिन का तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया है, और इसके कारण जो है आम लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन में धूप खिलना, फिर रात का तापमान -4 -5 के नीचे चला जाता है, सुबह कोहरा जम जाता है, और उसके साथ साथ जो वाटर पाइप है उसमें भी कोहरा जम जाता है। जी विवेक, तस्वीरें तो बहुत दिल को लुभाने वाली हैं। मान लीजिए कि नासिर, मुझे अगर दिल्ली से श्रीनगर पहुंचना है बाय ट्रेन, वो भी बजट में, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए बाई ट्रेन के जो केंद्र सरकार की तरफ से एक ट्रेन का जो है उसका इनॉग्रेट किया गया, वो ट्रेन बिल्कुल कटरा से आप डायरेक्टली श्रीनगर पहुंच सकते हैं, और दिल्ली से कटरा तक तो वो ट्रेन है। उसके लिए जो है आपको एक टिकट बुक कर लेनी है। 2700 रुपए जो है फेयर लिया जाता है श्रीनगर से दिल्ली तक या दिल्ली से श्रीनगर तक। तो 18 घंटे के अंदर अंदर आप कश्मीर पहुंचेंगे, और कश्मीर पहुंचते ही आपको एक जंगल का नजारा जो है वो दिखाई देगा। चाहे हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में डल लेक में आज देखा गया कि पर्यटकों का काफी तांता लगा हुआ है, और वही पर्यटक जो है श्रीनगर के डल लेक का मंजर लेने के बाद, उसका लुत्फ उठाने के बाद, शिकारा राइड के बाद, वही पर्यटक जो है अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं। चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग हमेशा पर्यटक की पहली पसंद रह चुकी है, क्योंकि गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स के साथ साथ वहां पे स्कीइंग का भी जो आनंद वो लेते आए हैं। हमने देखा कि पर्यटक को काफी तांता जो गुलमर्ग में कल भी हमने देखा कि पर्यटक झूमते हुए गाते हुए गुलमर्ग पहुंचते हैं, और ये बराबरी पर्यटकों के साथ यहाँ के लोगों के लिए भी एक खुशी की लहर, जो उनके चेहरे पे खुशी की लहर आई जब बराबरी हुई। उससे पहले हमने देखा टूरिज्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके चेहरे उदास थे, क्योंकि वक्त पे बराबरी नहीं हुई। जब बराबरी हुई तो उनके चेहरे भी खुशी से खिल उठे, चाहे पोनी वालों की बात करें, शिकारा वालों की बात करें, ड्राइवर्स की बात बिल्कुल, और खास करके पहलगाम हमले के बाद, इकोनॉमी, बिल्कुल नासिर, पहलगाम हमले के बाद जो स्लो डाउन वहां की इकोनॉमी में दिखा, जिस तरह से लोग बेचैन हुए, परेशान हुए, जो टूरिज्म एकदम से कोलैप्स कर गया, कम से कम वो रिवाइव करा, ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, देखिए विवेक, आप जब पहलगाम की घटना यहाँ पे घटी, आपने भी 5-6 दिन यहाँ पे बिताया, आपने भी ग्राउंड सिचुएशन का जायजा लिया, आप भी पहलगाम चले गए, आपने श्रीनगर डल लेक पे भी जो है अपनी वहां पे भी आपने देखा क्या क्या स्थिति थी कश्मीर घाटी में। पर्यटक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोशिशें की गई, यहाँ के लोगों की तरफ से कोशिशें की गई, और आज
वो कोशिशें जो है रंग ला रही। आज पर्यटक काफी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। चाहे हम एयरलाइंस की अगर बात करें या वाया ट्रेन की बात करें या वाया रोड की अगर बात करेंगे, पर्यटक काफी संख्या में जो है यहाँ पे पहुंचे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं। मैं इसको लाल चौक में मौजूद हूं। लाल चौक की तस्वीर अगर देखेंगे, मेरे सामने देखिए बिल्कुल पर्यटक जो है आए हुए हैं। ये भी कश्मीर घाटी का इन्होंने भी रुक किया। डल लेक की बात करें या लाल चौक के इलाके की अगर बात करेंगे, यहाँ पे भी पर्यटक जो है आ चुके हैं। और वही दुकानदारों का जो शॉपकीपर्स है उनको भी चार चांद लग चुके हैं कि शॉपकीपर्स भी काफी फ्लो देखने को मिला, जो फ्लो हमें पिछले कई दिनों से देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब वो फ्लो आहिस्ता आहिस्ता जो है रोड आ रहा है। चलिए, फिर अब से तो कश्मीर आपने में वो अब तो आपने आने का तरीका भी बता दिया है। मैं पहुंचा तो मुझे तो होटल का किराया भी नहीं देना पड़ेगा, मैं आपके घर पे ही रुक सकता हूं और बढ़िया दोनों साथ मिलकर कुछ कहवा पियेंगे। मैंने सुना है कश्मीर का कहवा बहुत फेमस होता है और ठंड में काफी पिया जी जाता है। बिल्कुल। तो चलिए। जी बिल्कुल। देखिए हाँ जी, नासिर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, कश्मीरी कहवा जो है वो जगह जगह पे आपको मिलेगा। जब भी पर्यटक आता है, चाहे हम लेथपोरा पुलवामा की बात करें, साउथ कश्मीर की बात या श्रीनगर की अगर बात करेंगे, श्रीनगर में भी पर्यटकों की पहली पसंद जो है वो कश्मीरी कहवा रहता चलिए, है। वो तो उसके जगह साथ जगह कश्मीरी मिलता ही, वालमा। लेकिन आपके घर पे बना हुआ कहवा पियेंगे, आपके हाथ से बना हुआ पियेंगे नासिर, वो उसमें बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।